Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, seat R.N. Ruiya, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, दैट इज निर्जलीय विलायक। बच्चों, यहां पर हम आज देखेंगे टॉपिक है सम आयन तथा विषम आयन विलायक। मैंने बेटा आपको फर्स्ट लेक्चर में जो सॉल्वेंट्स बताए थे उनमें एक प्रकार के सॉल्वेंट थे प्रोटोजेनिक, जो प्रोटॉन देते हैं, यानी एसिडिक इन नेचर। दूसरे बताए थे, सेकंड बताए थे उसके अंदर प्रोटोफिलिक, यानी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, बेसिक इन नेचर। और तीसरे तरह के बताए थे एम्फीप्रोटिक, यानी उभयधर्मी विलायक। तीन तरह के मैंने सॉल्वेंट्स के बारे में वहां पर जिक्र किया था। ये चैप्टर नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ये काफी हद तक एसिड एंड बेस से कनेक्टेड है, राइट बच्चों। ये पार्ट जो है लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स, राइट, ये पार्ट मैंने आपको ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट में एसिड एंड बेसिस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये नया टॉपिक नहीं है। लेकिन चूंकि ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट का पार्ट है, तो मैं इस पार्ट को यहां पर भी पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग, लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स, ये मैंने एसिड एंड बेसिस के अंदर ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया है। वहां पर ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट में इसको सम आयन तथा विषम आयन विलायक, लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। बच्चों, इस टॉपिक को हमने ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट में इस तरह से पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द एसिड स्ट्रेंथ, अम्ल की सामर्थ्य पर विलायक का प्रभाव, राइट। अब वहां पर देखिए बच्चों, क्या था कि हम ये देख रहे थे कि ये जो टॉपिक है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को, यहां पर हम चूंकि सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम देखते क्या है कि ये जो हमारे एसिड्स हैं, ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहां पर बच्चों, HClO4 परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोहाइड्रिक एसिड, HBr, HNO3, HCl एंड H2SO4, राइट। जैसा मैंने आपसे कहा सॉल्वेंट, और वहां पर हमने ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी सिद्धांत में ये पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द एसिड स्ट्रेंथ। बच्चों, ये जो पहला पैराग्राफ है, ये वाटर से रिलेटेड है, जल एक विलायक के रूप में, राइट। जब हम जल को विलायक के रूप में लेते हैं, तो यहां पर ये जितने भी एसिड्स हैं, ये सभी एसिड्स पूर्णतः कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, राइट। लेकिन जब हम एसिडिक एसिड को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो यहां पर एसिडिक एसिड, मैं आपको बताऊं बच्चों, वाटर के कंपैरिजन में एसिडिक एसिड ज्यादा प्रबल प्रोटॉन दाता है, राइट। एसिडिक एसिड इज ए वीक एसिड। हम देखते क्या हैं कि जहां ये सभी एसिड्स वाटर के अंदर, जल के अंदर, वाटर इज द सॉल्वेंट, उसमें कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, लेकिन एसिडिक एसिड में ये सभी एसिड्स भिन्न भिन्न तरीके से आयोनाइज्ड होते हैं। इनका जो Ka होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, वो इनका अलग अलग होता है। इस प्रकार हम बच्चों यहां पर ये जो इनकी एसिडिक नेचर है,
राइट। इस टॉपिक को बताने के पीछे मकसद यह है, एक तो है सम आयन, दिस इज द लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। तो यहां पर वाटर इज द लेवलिंग सॉल्वेंट, while एसिटिक एसिड इज द डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। यहां पर एसिटिक एसिड में जब हम इन एसिड्स को डिसॉल्व करते हैं, आयोनाइज करते हैं, तो यहां पर ये इनका जो Ka है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि यहां पर एसिड्स की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। मैं टॉपिक को बच्चों स्टार्ट करता हूं कि देखिए यहां पर कि यदि दो प्रोटोनिक पदार्थों की प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति में बहुत अधिक अंतर हो, तो प्रबल प्रोटॉन दाता लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। बच्चों इस लाइन का मतलब है, हमने यहां पर एक तो लिया वाटर और एक लिया हमने एग्जांपल में एसिड्स को, दिस इज परक्लोरिक एसिड। बच्चों दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना। हम इनऑर्गेनिक की लैंग्वेज में कहते हैं वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। हम जैसे वीक एसिड का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चीज आती है आइदर फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात आती है तो परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके एग्जांपल्स हमारे दिमाग में आते हैं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि दो प्रोटोनिक कंपाउंड्स, अब यहां पर बच्चों देखिए वाटर एंड दीज एसिड्स, इनकी प्रोटॉन देने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो बच्चों जैसे ही हम इन एसिड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो बच्चों प्रबल प्रोटॉन दाता, दीज एसिड्स, ये प्रबल प्रोटॉन दाता पूर्ण रूप से वाटर के अंदर आयोनाइज्ड हो जाते हैं। यहां पर हमने एग्जांपल लिए हैं परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, HBr, HNO3, HCl, H2SO4। ये एसिड्स जल की तुलना में प्रबल प्रोटॉन दाता होते हैं, अतः ये अम्ल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर चूंकि ये सारे के सारे एसिड्स, दीज ऑल एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द वाटर, जल के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे इन सभी एसिड्स की जो एसिड स्ट्रेंथ है वो बराबर है, राइट। क्योंकि कोई किसी तरह का आयोनाइजेशन के अंदर जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसमें हमें कोई फर्क नहीं लगता। अब देखो बेटा यहां पर कि इन अम्लों व जल में प्रोटॉन देने के गुण में अत्यधिक अंतर होने के कारण ऐसा लगता है कि ये सभी अम्ल जल में समान रूप से प्रबल होंगे, राइट। और इन सभी अम्लों के लिए वाटर इज द सम आयन विलायक है ना। यानी वाटर के अंदर इनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब देखते हैं आगे इसमें कि एसिटिक एसिड इज द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वी आर टेकिंग सॉल्वेंट, है ना। या ऊपर हमने देखा कि जब हम अनेक प्रकार के अम्लों को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, राइट, तो ये सभी एसिड्स वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। और ऐसा लगता है यहां बेसिकली होता क्या है कि वाटर का और इन एसिड्स की प्रोटॉन देने की जो सामर्थ्य है, प्रोटॉन देने का जो स्ट्रेंथ है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए ये सारे एसिड्स वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, और ऐसा लगता है कि इन सभी एसिड्स की स्ट्रेंथ बराबर है। एक बात। दूसरी बात, हम जब एसिटिक एसिड वी आर यूजिंग एज ए सॉल्वेंट, विलायक के रूप में लेते हैं, तो बच्चों एसिटिक एसिड वाटर की तुलना में प्रबल प्रोटॉन दाता है, राइट, मोर स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर इन कंपैरिजन टू वाटर। ऑल्दो मैंने हमेशा ये कहा है कि एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। तो बच्चों एसिटिक अम्ल जल की तुलना में एक अच्छा प्रोटॉन दाता है, ऑब्वियसली। अब अम्लों के लिए
विषम आयनन विलायक का कार्य करता है। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग फीचर है बच्चों यहां पर कि जब हम एसिटिक एसिड में इन एसिड्स को मिलाते हैं तो इनका जो रेट ऑफ आयनाइजेशन है, इन एसिड्स की जो आयनन प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। तो बच्चों यहां पर उपर्युक्त अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, एसिटिक एसिड में अलग अलग सीमा तक आयनित होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग HX, सपोज करिए हम इसको ले लेते हैं, दिस इज द HX, HClO4, राइट। हमने एक एसिड लिया एग्जांपल HX, HBr ले लिया, बच्चों X का मतलब हेलोजन नहीं है ना। यहां पर सपोज करिए हमने HNO3 ले लिया, यहां पर H और X क्या हो गया, NO3। तो वी आर टेकिंग सपोज एनी एसिड, और इन एसिड्स को जब हम एसिडिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, राइट। अब देखो क्या होता है कि यहां पर एसिटिक एसिड क्या है, प्रोटोन एक्सेप्टर, राइट। तो एसिटिक एसिड इज एक्ट एज ए बेस, राइट। सी यहां पर एसिटिक एसिड कैसे क्या काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। अब बच्चों देखिए ऐसा है कि जब तक आप एसिड बेस अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे फिर आपको लगेगा कि मैं एसिटिक एसिड को अभी तो कह रहा था वीक एसिड होता है, और अभी कह रहा हूं कि ये इट एक्ट एज ए बेस। इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे, राइट, तो एसिटिक एसिड में क्या है, प्रोटोन इज द वीक एसिड, राइट। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। और जब प्रोटोन को हमने पढ़ा है कि जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है वो बेसिक इन नेचर। तो बच्चों यहां पर ये जो एसिड है ये एसिड H+ देगा और एसिटिक एसिड इससे प्रोटोन लेकर के इस तरह से धनायन बनाएगा, राइट। सो दिस इज सी, मैं वापस आता हूं देखो एसिड बेस पर। दिस एसिड इज, यहां पर जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड इस एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो यहां पर ये एसिटिक एसिड प्रोटोन लेता है, सो इट्स एक्ट एज ए बेस, राइट। और ये क्या हो गया बच्चों, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड, राइट। दिस इज द कॉन्जुगेटेड एसिड, ये प्रोटोन देगा, राइट। दिस इज द बेस और दिस इज द कॉन्जुगेटेड एसिड, राइट। मैंने आपको बताया इसके अंदर कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, काफी डिटेल के अंदर मैंने इसको समझाया है। और मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट पढ़ने से पहले आप अच्छी तरह से एसिड एंड बेसिस को आप पढ़ लें, क्योंकि एसिड एंड बेसिस के अंदर जो 5 थ्योरीज हैं, आरएनएस थ्योरी नंबर 1, नंबर 2 ब्राउनस्टेन एंड लाउरी थ्योरी, नंबर 3 लक्सफ्रेड सिद्धांत, नंबर 4 विलायक तंत्र परिभाषा, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, एंड द फोर्थ वन इज द लुईस एसिड, फोर्थ इज द सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, राइट। थर्ड था लक्सफ्रेड कॉन्सेप्ट, राइट। और फिफ्थ वन इज द लुईस एसिड कॉन्सेप्ट, राइट। तो इन ये एक्चुअली एक तरह से ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है ना, ये एक तरह से मिक्सचर है। हमें इसका बेसिस जो है वो है एसिड एंड बेस से। तो बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब एसिडिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो यहां पर बच्चों फॉर्मेशन होता है इस तरह से, यानी यहां पर जो एसिड्स हैं वो भिन्न भिन्न सीमा तक इनकी जो आयोनाइजेशन कहना चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर द वीक एसिड्स, या K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड्स, ये अलग अलग होगा, राइट। ये अलग अलग भिन्न भिन्न सीमा तक आयनित होते हैं और इसके हिसाब से, इसके अनुसार बच्चों प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति के आधार पर इनका हम एसिडिक नेचर, सबसे स्ट्रॉन्ग है परक्लोरिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोआयोडिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोब्रोमिक एसिड, नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट HCl, नेक्स्ट HO3, राइट। यानी सबसे
यानी सबसे वीकर एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HClO4, राइट। हम कॉमनली 10th क्लास तक, 11th क्लास तक हम क्या सुनते हैं? 3 एसिड्स के बारे में सुनते हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा नाइट्रिक एसिड, राइट। एक बार अब देखिए यहां पर क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? एक्वारिजिया, जिसे हम कहते हैं किंग एसिड। अम्लराज हिंदी का शब्द है इसका, अम्लराज, किंग एसिड, जो मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है, जो गोल्ड वगैरह इनको प्यूरिफिकेशन के काम में आता है, राइट। तो बच्चों हमारे दिमाग में क्या रहता है? हमारे दिमाग में रहता है कि ये 3 एसिड्स ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ऐसा नहीं है, राइट। अगर हम इस तरह से कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है कि सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है परक्लोरिक एसिड और सबसे ज्यादा वीकर एसिड होता है नाइट्रिक एसिड। हम देखते क्या है आगे यहां पर कि यदि 2 प्रोटोन ग्राही, अब बच्चों प्रोटोन ग्राही, प्रोटोन एक्सेप्टर का मतलब हो गया बेसिक इन नेचर, राइट। तो क्योंकि प्रोटोन कौन एक्सेप्ट करता है? OH माइनस। आरएनएस थ्योरी, हम आरएनएस थ्योरी से वापस एसिड बेस से आप देखिए कि यदि 2 प्रोटोन ग्राही पदार्थों के प्रोटोन ग्रहण करने के गुणों में अत्यधिक अंतर है तो दुर्बल प्रोटोन ग्राही पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। द सेम वे जैसा हम एसिड के लिए कह रहे थे, अब हम यहां पर बेस के लिए देखते हैं, राइट, कि प्रोटोन एक्सेप्टिंग नेचर में अगर 2 प्रोटोन एक्सेप्टिंग नेचर वाले कंपाउंड्स हैं, प्रोटोन ग्राही, प्रोटोन ग्रहण करने वाले पदार्थ हैं और उनके प्रोटोन ग्रहण करने की क्षमता में बहुत अधिक अंतर है, तो जो दुर्बल प्रोटोन ग्राही है वो पूर्ण रूप से आयनित होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड। बच्चों ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सारे लिगेंड्स के बारे में बताया है। Na+H-, H- हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और H+ क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन आयन। H3O+ हो गया हाइड्रोक्सोनियम, राइट। OH- हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों NaNH2, दिस इज द सोडामाइड, दिस इज एमाइड, राइट, सोडियम का एमाइड। नेक्स्ट इज द सोडियम इथॉक्साइड, एल्कोहल। एल्कोहल से क्या बनेगा? एल्कोऑक्साइड। ये क्या है? C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, है ना। तो इसको हम बोलेंगे इथाइल एल्कोहल का एल्कोऑक्साइड, इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड, मिथाइल एल्कोहल से मिथॉक्साइड। तो बच्चों ये जो 3 एग्जांपल्स यहां पर लिए हैं, हम इनको आगे देखते हैं कि ये तीनों, देखो वाटर तो है, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैंने बताया एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक वो तो रिएक्शन की कंडीशंस के हिसाब से वाटर इज एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस, राइट। यहां पर हम देखते हैं कि ये तीन जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ये तीनों कंपाउंड्स जल की अपेक्षा प्रबल प्रोटोन ग्राही हैं, अतः ये जल में पूर्ण रूप से क्रिया करके OH- बना लेते हैं। बच्चों सोडियम हाइड्राइड जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, राइट, तो बच्चों क्या होता है, यहां पर ये सोडियम हाइड्राइड तुरंत OH- दे देता है, बिकॉज इसका H- और इसका हाइड्रोजन, इसका H+C, यहां पर क्या होता है, एक तरह से कहना चाहिए कि यू नो दिस इज द प्लस एंड दिस इज माइनस, और दिस बोथ विल रिएक्ट लाइक दिस। तो यहां पर फॉर्मेशन होता है Na+, हाइड्रोजन एंड OH-, राइट। नाउ सेकेंड एग्जांपल सोडामाइड। यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चों, दिस, ये प्लस के फॉर्म में यहां पर रिएक्ट विद दिस, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ OH-, राइट। तो बच्चों ये जो क्षारक मैंने बताए हैं, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम एमाइड
एंड सोडियम इथॉक्साइड, इन तीनों में जो बेसिसिटी का नेचर, सीक्वेंस ऑफ द बेसिसिटी का जो क्रम होगा, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, नाउ सेकेंड एंड दैट्स थर्ड। मैं आपको बताऊं बेटा कि एक बड़ी कॉमन रिएक्शन है 12th क्लास के अंदर, क्लेजन कंडेंसेशन, इथाइल एसीटेट के अंदर, डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। बहुत सी जगह पर हम एल्कोहल के एल्कोक्साइड्स को, सोडियम एल्कोक्साइड्स, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड्स, इनको हम यूज करते हैं, राइट बच्चों। और ये जो एल्कोक्साइड होता है ना, दिस विल एक्ट एज ए बेस। मैंने कई जगह लिखा है, बीएससी पार्ट सेकंड में क्लेजन कंडेंसेशन, मैंने शायद एल्डिहाइड कीटोन्स में बताया है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, या मैंने कहीं इस रिएक्शन को बताया है, और वहां पर मैंने लिखा है दिस इथॉक्साइड आयन इज एक्ट एज ए बेस, ऑल्दो इट इज ए वीक बेस, बट दिस इथॉक्साइड आयन इज एक्ट। बच्चों ये इथॉक्साइड आयन क्या करता है, कार्बेनियन फॉर्म करता है, राइट। आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो जहां भी हमने सोडियम इथॉक्साइड यूज किया है, तो सोडियम इथॉक्साइड प्रोटॉन ले लेता है ना, और क्या फॉर्म करता है, कार्ब एनियन, कार्बन के ऊपर ऋणावेश। बच्चों नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे टॉपिक इसमें है विलायक संकर का निर्माण, सॉल्वेंट फॉर्मेशन। ये बेसिकली जो प्रोसेस मैंने लिखा है, इसका मैं आपको एस्टेट बता दूं कि मान लीजिए आपने एक आयनिक कंपाउंड, इसको राइट, मैं आपको दिस इज n प्लस एक्स माइनस, हम इसको मान लेते हैं एक बार के लिए NaCl, राइट। और हम ये देखें कि NaCl, मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, एक बड़ा आसान एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि यहां पर Na प्लस एंड Cl माइनस, राइट। ये Na प्लस और Cl माइनस जल के अंदर, वाटर के अंदर किस तरह से सॉल्युबल होता है। होता क्या है कि वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, राइट। मैं जब भी हम यहां बात करेंगे तो द्विध्रुव, डाइपोलर, है ना, सॉल्वेंट, वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट। होता क्या है कि वाटर के अंदर इस तरह से ये जो ये चारों तरफ क्या है, वाटर। अब वाटर के अंदर क्या होता है कि जो कैटायन है उसको जल का ऋण सिरा, और जो एनायन है उसको जल का धन सिरा, इस तरह से। ये इस तरह से इसको कवर कर लेता है। और बच्चों यहां पर क्या होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉल्वेशन, विलायकीयन, राइट। यहां पर मैंने आपको बताया है सॉल्वेशन एनर्जी, यानी ये जो डाइपोलर हमारा जो सॉल्वेंट है, वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करता है, इस तरह से इनको, कैटायन और एनायन को अट्रैक्ट करता है। कब तक, जब तक इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वाटर के द्वारा, वाटर का जो द्विध्रुवीय सिरा है वो दोनों आयनों को अट्रैक्ट करता है। कब तक अट्रैक्ट करता है, जब तक इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, दैट इज जालक ऊर्जा, उससे अधिक ऊर्जा इनकी नहीं हो जाती, राइट। और क्या होता है उसके बाद, ये दोनों आयंस सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग हो जाते हैं, राइट। एंड द प्रोसेस इज विलायकीयन। अब देखो बेटा, यहां ये दो तरीके से होता है। एक तो तरीका ये होता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, यानी यहां पर ये जो डाइपोलर सॉल्वेंट है जिसने इन दोनों आयंस को अलग अलग किया है, तो बच्चों ये भी तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो एक तो तरीका ये है कि ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, और या फिर इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स, सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बना ले। हम देखते हैं बच्चों इसको किस तरह से होता है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें
विलायक का एक अणु स्वयं को विलय के साथ जोड़ लेता है। बच्चों विलायक सॉल्वेंट हो गया और विलय क्या हो गया? सॉल्यूट। MX NaCl इज द सॉल्यूट, राइट। तो जब तक विलायक का अणु सॉल्यूट के साथ नहीं जुड़ेगा, ये यहां पर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो हम यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये किस तरह से सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ किस तरह का इंटरेक्शन करता है, किस तरह की बॉन्डिंग बनाता है। तो देखो बेटा यहां पर कि विलायक सॉल्वेशन कहलाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन, यानी यहां पर विलायक सॉल्वेंट विलय के साथ किस तरह की बॉन्डिंग करता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। नाउ विलायक अणु विलय के साथ आयन द्विध्रुव के माध्यम से या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, राइट, और या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। और बच्चों उपसहसंयोजक बंधन में विलायक लुईस अम्ल या लुईस क्षारक के रूप में कार्य करता है, जो कि विलायक के एक्सेप्टर एंड डोनर दोनों कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो बच्चों देखो मैंने एग्जांपल यहां पे लिया है कि जब सॉल्वेंट लुईस क्षारक की तरह काम करे। देखो बेटा एक तो जैसे ही लुईस एसिड और बेस की बात आती है, आप तुरंत दिमाग में NH3BF3, वहां पर BF3 क्या होता है? BF3 इज द लुईस एसिड जिसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। BF3 इज एक्टिंग एज ए लुईस एसिड। तो बच्चों यहां पर ये BF3, राइट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बच्चों बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। लुईस ने कहा था कि जिसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है लुईस एसिड, और जो देता है वो लुईस बेस होता है। तो इनके बीच में दिस इज द सॉल्वेंट, और इनके बीच में बॉन्डिंग किस तरह की होगी? इस तरह की। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, राइट। सेकंड हम देखते हैं एग्जांपल बच्चों यहां पर, दिस इज क्यूप्रिक क्लोराइड, राइट, CuCl2। नाउ दिस क्यूप्रिक क्लोराइड इज एक्ट एज ए एसिड, राइट। हाउ कि यहां पर वाटर के अंदर, राइट, इट विल फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, राइट। यहां पर कॉपर जल के साथ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। दिस इज अगेन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। सेकंड इसके अंदर देखते हैं कि जब सॉल्वेंट एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, राइट, यानी यहां पर देखो बेटा सल्फर होता क्या है कि सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। तो यहां पर देखो बेटा यू नो वी आर टेकिंग SO2 एज ए लुईस एसिड। देखो बेटा ये हो गया हमारा सॉल्यूट Ki लुईस बेस, और दिस एक्ट एज ए लुईस एसिड सल्फर डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ अगेन सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो बच्चों ये हम देखते हैं कि सॉल्वेंट फॉर्मेशन ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। तो इस पार्ट के अंदर इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एसिड बेस के कंसेप्ट्स आप अच्छी तरह से देख लें, है ना। मैं यहां पर आपको बता दूं कि आरएनएस सिद्धांत H+ जो देता है वो एसिड, OH- जो देता है वो बेस, और H+ और OH- मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस इज द उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में वाटर के अलावा, ठीक है, वाटर इज द सॉल्वेंट हियर, बट वहां पर अगर कोई भी कंपाउंड H+ देता है तो वो एसिड है, और अगर OH- देता है तो वो बेस है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं लक्सफ्लैट कॉन्सेप्ट, ऑक्साइड दाता एसिड और ऑक्साइड एक्सेप्टर बेस, मोटा मोटा लेके चलो उसके अंदर, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, राइट। वहां पर जो धनायन देता है विलायक तंत्र परिभाषा, जो धनायन की संख्या बढ़ाता है वो एसिड, और जो धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या बढ़ाता है वो बेस। एंड द नेक्स्ट क्लास इज द लुईस एसिड्स। तो बच्चों लुईस एसिड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन न्यून वाले यौगिक हैं, दे एक्ट एज ए एसिड अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट,
राइट। और जो बच्चों इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो बेसिस कहलाते हैं। तो मोटा मोटा कंसेप्ट लेकर के आप इन दोनों चैप्टर्स को तैयार करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे चैप्टर्स ये हैं, और मैं हर टॉपिक में ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम बुक्स के रेफरेंस की जरूरत पड़े। ऑल्दो बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बुक्स अल्टीमेट दोस्त होती है हमारे। हमें कोई एग्जाम्पल देखना हो, हम तुरंत किताब की तरफ हम जाते हैं। तो इस पार्ट के अंदर इतना ही। थैंक यू।